हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से आप सारे आ जाओ क्लास में। जल्दी से आप आओगे क्लास में तो हम लोग आज का क्लास जो है वो जल्दी शुरू करेंगे, क्योंकि आज हमारा बेसिक लेक्चर है। बेसिक लेक्चर इन द सेंस कि हम लोग समझेंगे इंग्लिश कैसे शुरू हुआ था। लिटरेचर तो हम लोग देखेंगे, लेकिन लैंग्वेज एक्चुअली में कैसे शुरू हुई थी। और हमें पता है कि भाई ये सारी चीजें अगर हमें जानना है तो हमें ओल्ड इंग्लिश तो पक्का से पक्का हमें फॉलो ही करना है, बिना कोई झिझक के साथ। तो ओल्ड इंग्लिश आज हम लोग करने वाले हैं। ओल्ड इंग्लिश में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या चीजें हिस्ट्री रिलेटेड हुई थी, वॉर रिलेटेड हुई थी, साथ ही साथ आपका लैंग्वेज रिलेटेड, इंग्लिश एज ए लैंग्वेज कैसे निकल के आया, क्या वो ओरिजिनली इंग्लिश ही थी जो आज हम लोग जानते हैं या फिर कुछ और अलग ही था। साथ ही साथ हम लोग वो सारे लिटरेचर को देखेंगे जो कि ओल्ड इंग्लिश के अंदर आता है, यानी ओल्ड इंग्लिश में फॉल करता है। तो आप लोग जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लो ताकि मैं शुरू कर पाऊं। पिछले क्लास में मैंने आपको सिलेबस की सारी जानकारी दे दी थी, मैंने एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में मैंने आपको सारा चीज समझाया था, मैंने कुछ बुक्स भी रिकमेंड किए थे क्योंकि आप बच्चों ने कुछ बुक्स पूछा था तो मैंने बुक्स बता दिया था। ये कुछ एक जनरल बुक है, राइट। और क्या हमने देखा था, हमने ये भी देखा था कि कुछ कुछ ऐसे यूनिट्स है जो कि आपकी सिलेबस में स्पेसिफाई तो नहीं किए गए हैं, लेकिन वो सारी चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आया है, चाहे वो थ्योरी रिलेटेड हो, चाहे वो वर्ल्ड लिटरेचर रिलेटेड हो, या फिर कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन हो रिलेटेड टू योर लिटरेचर इन जनरल, राइट। जल्दी से आ जाए आप सारे। गुड आफ्टरनून वैष्णवी, गुड आफ्टरनून जसलीन, good afternoon to everyone whoever is watching the class, or welcome to our first class. I am really excited. Are you people excited for this class or not? Are you people excited? मैं तो आज बहुत एक्साइटेड हूँ। गुड आफ्टरनून विवेक, कि भाई आज हमारा जो है वो फाइनली लिटरेचर शुरू होगा। कल का तो ठीक है वो जनरल लेवल, बहुत सारे बच्चों को वो पता भी था सिलेबस, जिन्होंने देख रखा है एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में जिसे पता है। बट आज जो हम लोग पढ़ने वाले, भयंकर आज हम लोग पढ़ने वाले। गुड आफ्टरनून आलोक, गुड आफ्टरनून सुरभि। चलो अगर एक्साइटेड हो, अगर रेडी हो तो चलो हम लोग क्लास के अंदर आते हैं, राइट। हम लोग क्लास शुरू करते हैं बिना किसी डिले के साथ। यूट्यूब में मैंने देखा था कुछ बच्चे आए थे हमारे बैच के, मे बी आपका नोटिफिकेशन में भी बच्चे आपने अपने फोन में अलाउ नहीं किया होगा, राइट। किसी किसी की फोन जो है ना वो नोटिफिकेशन हर ऐप की अलाउ नहीं करती है, अगर until unless you chose for that one, राइट। तो अगर आपने चूज किया होगा तो नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। हाँ, ये तो मैंने आपको बताया कि कल क्या था हमारा, कल एक जनरल इंट्रोडक्शन था हमारे क्लास से रिलेटेड, यानी हम लोगों ने देखा था कि भाई क्या क्या चीजें हैं जो कि आपके सिलेबस में आती है, राइट, आपके लेक्चर में आएगी, और आपका क्या है, आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या क्या था, ये चीजें हम लोगों ने देख रखा था। आज हम लोग क्या करने वाले, हिस्ट्री जानेंगे ऑफ ओल्ड एंड मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश क्या है ना कि आज के क्लास में तो हमारा खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें चौसर है और भी चौसर के जितने भी कंटेम्प्रेरी है तो वो हम लोग कल करने वाले। लेकिन ओल्ड इंग्लिश जो है वो हमारा फोकस होगा, उसके क्या लिटरेरी फीचर्स है और क्या क्या राइटर्स है और क्या क्या वर्क्स है, क्या क्या मैन्यूस्क्रिप्ट्स है जो कि फॉल करता है इन दिस टॉपिक और इन दिस कैटेगरी। तो शुरू करते हैं हम लोग ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश से। चलो पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि ये हमारा जो ओल्ड इंग्लिश का जो भी कहानी है या फिर जो भी चीज हम लोग ओल्ड इंग्लिश रिलेटेड जानते हैं ना, उसको जानने से पहले एक चीज आपको अपने दिमाग में लेकर चलनी पड़ेगी कि ओल्ड इंग्लिश क्या है ना, ये एक पीरियड है। हम एक तो आप ये जान लो कि दो चीज को हम लोग ओल्ड इंग्लिश बोलते हैं। एक तो जो हमारा लैंग्वेज है, ठीक है, हम लोग जब भी बात करेंगे ओल्ड इंग्लिश का ना तो ये हमारा दो पीरियड में आ जाएगा, यानी दो कैटेगरी में आएगा। एक तो आपका लैंग्वेज रिलेटेड है, यानी एक लैंग्वेज जो कि बहुत पहले चलता था, इंग्लिश लैंग्वेज जो कि बहुत पहले चलता था, और वो क्या था, वो एक लैंग्वेज बेसिस पे, जैसे हम बोलते हैं अच्छा शेक्सपियर का जो इंग्लिश था ना वो अब हम हमारे हिसाब से अब वो ओल्ड इंग्लिश है, राइट। बट यहाँ पे एक ओल्ड इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज के कैटेगरी में आ जाता है और एक ओल्ड इंग्लिश जो है वो एज के कैटेगरी में आता है। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग एज को समझेंगे, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश वाला जो लैंग्वेज कैटेगरी है ना वो हम समझ ही नहीं पाएंगे, वो मैं खुद नहीं पढ़ पाती हूँ तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, राइट। उसका एक अलग ही भाई कोई भाषा है, कोई एक अलग लिखने का स्ट्रक्चर भी है, जिस वे में आज हम लोग लिखते हैं उस वे में बिल्कुल नहीं लिख पा रहे, लिखते थे पहले और समझ भी नहीं पाएंगे आज हम लोग। तो आज हम लोग ना इस चीज पे फोकस करेंगे, यानी ओल्ड इंग्लिश एज एन एज क्या था हमारे लिटरेचर में, स्पेसिफिकली ब्रिटिश लिटरेचर में, क्योंकि हिस्ट्री वहां से ही हम लोग पढ़ना शुरू किए। तो ये क्या है ना, ये शुरू कैसे होता है, विद द माइग्रेशन ऑफ 3 सेक्शन, दैट इज
एंजल्स, सैक्शन एंड जूट्स। अब ये क्या है भाई, इनकी क्या कहानी है, कहाँ से ये लोग आए हैं, कहाँ पे आके रह रहे हैं अभी? तो ये लोग जो है ना, ये 3 अलग सेक्शन था। कहाँ से ये निकल के आए थे? ये आपके जर्मनी से निकल के आए थे, डेनमार्क से निकल के आए थे, यानी नदर्न पार्ट जो है हमारे ब्रिटेन का या यूरोप का, एक्चुअली ब्रिटेन का नहीं, यूरोप का जो नदर्न एरिया है, नॉर्थ का जो एरिया है, वहां से निकल के आए थे ये सारी चीजें, मतलब ये सारा। बट उसके पहले हम लोग क्या करते हैं ना, उसके पहले हम लोग कहानी जानते हैं। कहानी का ग्राफ मैं लेकर आई हूं आपके लिए, ताकि चीजें आपके लिए इजी हो जाए। चलो पहले हम लोग जानते हैं कहानी, बच्चे की तरह मैं आपको समझाती हूँ। देखो, ब्रिटेन में कौन रह रहे थे? ब्रिटेन में जो है वो रह रहे थे केल्स। केल्स को ही हम लोग ब्रिटॉन बोलते थे, है ना। केल्स को ही हम लोग क्या बोलते थे? केल्स को ही ब्रिटॉन। जैसे क्या हो गया, इंडियन हो गया, हिंदुस्तानी हो गया, उसी तरीके से केल्स जो है वो ट्राइब रहते थे, ब्रिटेन में ट्राइब रहते थे, उन्हीं को हम लोग ब्रिटॉन बोलते थे, और वहीं से ये नाम आया है निकल के, जिसको हम लोग ब्रिटेन बोलते है ना। ब्रिटॉन से निकल के क्या आया है? ब्रिटॉन से निकल के आपका क्या आया है? ब्रिटेन आया है। तो यहां पे केल्स को ब्रिटॉन बोले, और केल्स जहां रहते थे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग ब्रिटेन बोलते हैं। हेलो बच्चे, या यू आर गोइंग टू गेट पीडीएफ ऑफ एवरी क्लासेस, जो भी क्लासेस होगी सबकी पीडीएफ आपको मिलेगी। नाउ ये हो गए, ये अभी कहाँ रह रहे हैं? ये अभी ब्रिटेन में रह रहे, केल्स ब्रिटेन में रह रहे। अब क्या होता है ना, रोमन आ जाते हैं। रोमन ना क्या करते? इंग्लैंड को कोलोनाइज करते, राइट। रोमन क्या करते हैं? रोम से आते हैं, और अभी ब्रिटेन में वो क्या करते हैं? अभी इंग्लैंड नहीं बोलेंगे हम लोग, ब्रिटेन बोलेंगे। इंग्लैंड अभी नाम नहीं रखा है, राइट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कि देख रहे हैं कि भाई रोम है, रोम के लोग आए, रोमन्स आए, और वो क्या कर रहे हैं? वो ब्रिटेन को कोलोनाइज कर रहे हैं, यानी ब्रिटेन पे अपना कब्जा जमा लिए। नाउ अब क्या होता है, जब रोमन्स रह रहे हैं और काफी सालों तक रहते हैं, अगर उनकी टाइम पीरियड आप फॉलो करोगे तो 43 से लेके 410 एबी तक का उनका टाइम पीरियड फॉलो हो रहा है ना। रोमन्स अब जब रह रहे हैं ना, तो इस बीच में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ट्राइब्स आते हैं, और वो अटैक करते हैं, राइट। किसको अटैक करते हैं? ब्रिटेन पे अटैक करते हैं। ब्रिटेन के नेटिव कौन थे? केल्स थे। और अभी कौन रह रहा है वहां पे? केल्स तो रह ही रहे हैं, साथ ही साथ रोम के लोग भी यहाँ पे अभी रह रहे हैं। ना छोटे छोटे जो ट्राइब्स जो थे ना, वो अटैक करते थे। तो रोम का एक होता नहीं कि रोम का जो मिलिट्री था वो काफी स्ट्रांग था। तो ये छोटे छोटे ट्राइब्स भाई क्या ही टिक पाएंगे उनके सामने, ज्यादा दिन तक वो टिक ही नहीं पाते थे। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि रोम के रहने से ये बेनिफिट हो गया कि जो भी छोटे छोटे ट्राइब्स जो केल्ट पे अटैक कर रहे थे, वो क्या हो गया? वो रोम के वजह से वो अब नहीं टिक पा रहे थे। नाउ व्हाट हैपेंड हियर इज दैट कि यू विल फाइंड कि अब क्या हुआ था ना, कि रोम पे लोग अटैक कर रहे थे, यानी रोमन्स आए कहां से? रोम से आए, और ओरिजिनली अगर देखा जाए वो तो रोम से बिलोंग करते। अब रोम में क्या हो रहा था ना, रोम पे बहुत सारे और भी अटैक हो रहे थे। अब रोमन्स को लगे भाई कि बैठ के यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बैठ के यहाँ पे हम लोग ना ब्रिटॉन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे अपना कब्जा जमा रहे हैं, और कहीं इस चक्कर में हमारा रोम हमसे ना छूट जाए, क्योंकि रोम पे भी अटैक हो रहा है। तो अब रोमन्स क्या किए ना, चलो भाई घर चलते हैं अपने, हमारे घर पे बहुत अटैक हो रहा है, राइट, हमारे घर पे बहुत अटैक हो रहा है, उधर ही चलते हैं। तो आओ, ये रोमन्स क्या किए? ये रोमन्स जो है वो ब्रिटेन छोड़कर वो वापस से अपने नेटिव लैंड चले गए, रोम चले गए। नाउ अब जो छोटे छोटे ट्राइब्स थे ना, जो केल्ट्स पे अटैक कर रहे थे, उसमें से एक ट्राइब था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम पिट्स था। अब पिट्स का क्या हो रहा था ना, कि ये काफी ज्यादा स्ट्रांग थे, वो छोटे छोटे ट्राइब वाले कैटेगरी में ये नहीं आते, और ये क्या कर रहे थे ना, ये भी रोम को अटैक कर रहे थे। तो रोम वाले लोग जो है वो अब तो चले गए, है ना। रोम वाले बोले कि भाई ये पिट से हम लोग लड़े, या फिर हमारे कंट्री में जो हो रहा है, हमारे लैंड में जो लड़ाई हो रहा है उधर देखे, तो वो तो उधर चले गए। अब क्या कर रहे हैं ना, ये पिट्स जो है वो किसको अब अटैक कर रहे हैं? वो केल्स को अटैक कर रहे हैं। अब वो केल्स को अटैक कर रहे हैं, अब केल्स बेचारे लड़ ही नहीं पा रहे, यानी ब्रिटॉन्स जो है वो अब क्या कर रहे हैं? वो बेचारे अब लड़ ही नहीं पा रहे। तो क्या होता है ना, ब्रिटॉन्स आसपास की जगहों से क्या करते हैं? हेल्प लेते। जैसे जर्मनी हो गया, है ना, यूरोप में ही तो थे, तो यूरोप में जर्मनी का एरिया, डेनमार्क का एरिया, वहां के जो जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग नेटिव थे ना, वो आपको देखने को मिलेगा कि वो जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वहां के ग्रुप थे, उसको क्या करते? ब्रिटॉन्स बुलाते हैं कि भाई बचा लो, है ना, बचा लो बचा लो। हमारे ये लोकल थे बच्चे, पिग्स जो है वो अभी फिलहाल के लिए आप जानो कि लोकल थे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ यूरोप से ये सारे निकल निकल के आ रहे हैं ना। यू विल फाइंड व्हाट कि ये क्या हो रहा था ना, केल्स जब मतलब कि ब्रिटॉन्स जो है वो बोलते हैं कि भाई अब तो हम पिग्स से मतलब हमें छुटकारा चाहिए, हम पे काफी ज्यादा भारी हो रहे हैं, तब क्या ये करते हैं? तब आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या करते हैं? ये हेल्प लेते हैं
3 अलग अलग ट्राइब का, यानी 3 अलग अलग लोगों का। कौन कौन है आपको देखने को मिलेगा, ये एंजल्स है, सैक्सन है और जूड्स है। ये तीनों का हेल्प लेते और ये तीनों इंडीड आ भी जाते ब्रिटॉन, यू वॉन्ट हेल्प, आई एम कमिंग फॉर यू, आ रहे आते आते तुमको बचाने के लिए। तो ब्रिटॉन भी खुद खुश कि चलो भाई अब हमें मदद मिल गई ना। ये तीनों में सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग था ना वो ये था, एंजल्स जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग थे। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद जो है वो स्ट्रांग के कैटेगरी में सैक्सन आते हैं, और जूथ्स का कुछ वैसा वैल्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो स्ट्रांग नहीं थे। लेकिन ये दोनों जब मिल जाते थे ना तो ये दोनों काफी ही ज्यादा स्ट्रांग थे। ये देखोगे कि ये क्या कौन सी भाषा बोलते थे, ये भाषा जो है ना ओल्ड इंग्लिश की भाषा बोलते थे। ओल्ड इंग्लिश बोले तो क्या, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज वाला कैटेगरी में ना, ये ओल्ड इंग्लिश क्या था ना, ओल्ड इंग्लिश एक भाषा से काफी ज्यादा क्लोज था, और वो भाषा क्या था, जर्मनी का भाषा, यानी जर्मन से काफी ज्यादा क्लोज था। इसी की वजह से जब आप ओल्ड इंग्लिश का अगर कोई टेक्स्ट आपको मिल जाता है कहीं पे भी नेट पे, और अगर आपको जर्मनी का भाषा यानी जर्मन पता है, तो आप देखोगे तो बहुत सारे वर्ड जो है वो कॉमन है ना, बहुत सारे वर्ड जो है वो जर्मनी की जो है वो आपको देखने को मिलेगी, वो ओल्ड इंग्लिश में कॉमन है। और अभी भी इंग्लिश, बहुत सारी ऐसी इंग्लिश है जो कि क्या है, जो कि आपको जर्मन के कुछ कुछ लैंग्वेजेस से मिलता जुलता दिखेगा ना। क्या है कि ये एंजल्स क्या करते थे, एंजल जो सेक्शन जो है वो ओल्ड इंग्लिश बोलते थे, काफी पावरफुल थे। अब काफी पावरफुल थे, वो इतने पावरफुल थे कि पिट्स को तो इन्होंने भगा दिया, राइट। ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने पिट्स को तो भगा दिया, बट एट द सेम टाइम यू विल फाइंड दैट कि केल्स पे भी हावी हो गए कि अरे हमने तो तुम्हें मदद किया, राइट, हमने तो तुम्हें क्या किया, हमने जो है वो तुम्हें मदद किया। लेकिन अब ये क्या करे, अब इनको ये जगह अच्छा लग गया, अब ये यहीं पे रहेंगे। अब केल्स वाले बेचारे जो हेल्प के लिए बुलाए थे वो खुद दब के रह रहे हैं, किसके नीचे दब के रह रहे, एंजल्स और सैक्सन के नीचे दब के रह रहे हैं। अब क्या हो गया कि ये लैंड जो कि अब तक में ब्रिटेन कहला रहा था, क्यों, क्योंकि इसके नेटिव जो थे वो कौन थे, इसके नेटिव जो थे वो ब्रिटॉन थे, इसीलिए ये लैंड अब क्या कहला रहा था, ब्रिटेन कहला रहा था। लेकिन ये अब लैंड किसका बन चुका था, ये लैंड जो है वो एंजल्स का लैंड बन चुका था। किसका लैंड बन चुका था, एंजल्स लैंड इज इक्वल्स टू इंग्लैंड, राइट। एंजल्स लैंड इज इक्वल्स टू क्या हो गया, इज इक्वल्स टू इंग्लैंड। अब ये जगह का नाम जो है वो इंग्लैंड हो गया ना। ये दोनों मिलके जूथ्स तो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए थे, राइट, वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे एज कंपेयर टू एंजल्स एंड सैक्सन। अब क्या होता है ना, ये दोनों जन मिलके क्या करते हैं, मतलब ये दो ग्रुप मिलके क्या करते हैं, इंग्लैंड को 7 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अलग अलग पार्ट है, जैसे केंट हो गया, वेसेक्स हो गया, एसेक्स हो गया, नॉर्थम्ब्रिया हो गया, ईस्ट एंजलिया हो गया, राइट। ये सारे अलग अलग पार्ट है जो कि इन्होंने 7 पार्ट में इंग्लैंड को डिवाइड कर दिया था। सबसे स्ट्रॉन्ग अगर देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा था आपका, सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो वेसेक्स था, राइट। वेसेक्स को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता था। तो ऐसे करके उन्होंने क्या कर दिया, ऐसे करके इंग्लैंड को उन्होंने 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और इसी तरीके से ओल्ड इंग्लिश का लैंग्वेज आता है, इसी तरीके से इंग्लैंड नाम आता है। तो यहां तक चीजें क्लियर है, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? अगर चीजें यहां तक क्लियर है तो आप मुझे बता दो, समझ में आया कि ब्रिटेन नाम कहां से आया, इंग्लैंड नाम कहां से आया, क्या हिस्ट्री रही है, बैटल रिलेटेड क्या हिस्ट्री रही है, क्या नहीं रही है। आर यू पीपल ओके विथ इट? कोई एक ऐसा पॉइंट है जो कि आप चाहते हो कि मैम आप ये रिपीट कर दो, ये वाली चीजें जो है वो मुझे नहीं समझ में आई? हाँ बच्चे, वो तो वेसेक्स हो गया, वेसेक्स अलग हो गया, वो वाला वेसेक्स अलग है और ये वाला अलग है, वो फिक्शनल लैंड है ना, वो तो फिक्शनल लैंड है। एनी क्वेश्चन, और आगे बढ़े क्या हम लोग? ओके चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अब इतना अगर समझ में आ गया तो अब हम लोग आते हैं हमारे पहले स्लाइड की तरफ। अब चीजें आपको जो है वो समझ में आएगा, ठीक है। और ये याद रखना कि जो हमारे पिग्स जो थे ना, पिग्स तो ऐसे अलग अलग, मतलब वो ट्राइब था, इट वाज बेसिकली द अमालगमेशन ऑफ सर्टेन यूरोपियन, बट पिग्स जो है वो बेसिकली अगर उसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी, मतलब सबसे ज्यादा लोग कहां से थे, स्कॉटलैंड से थे, मतलब स्कॉटलैंड का वो एक ग्रुप था। अब इसको पढ़ते हैं, अब इसको जानने की कोशिश करते हैं कि ये तो आपको पता है कि किसका माइग्रेशन हुआ, एंजल्स, सैक्सन
और जूट्स जो है, जो कि जर्मनी, डेनमार्क और नदर्न यूरोपियन के थे, वो सारे अब क्या आए, वो सारे अब जो है वो आपको देखने को मिलेगा इंग्लैंड में आए। कब वो इंग्लैंड आए, जब रोमन एम्पायर का क्या हुआ, जब रोमन एम्पायर जो है वो फॉल कर गया इंग्लैंड में, यानी ब्रिटेन में जब रोमन एम्पायर जो है वो क्या हो गया, वो फॉल कर गया ना। वो क्यों आए थे, ताकि वो सेटल कर सके भाई, जो भी पिग्स वगैरह आ रहे हैं वो किस तरीके से केल्टिक पे अटैक करे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, वो केल्ट को ही रिप्लेस करके अब वो वहां पे बैठ गए ना। एक चीज आपको और याद रखनी पड़ेगी, कि एक चीज हमें और ध्यान में रखना है जब हम लोग हिस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, ये आपका देखने को मिलेगा कि ये आपको जो ईयर है, राइट, ये ईयर आपको ध्यान में रखना है। कोई मुझे बताएगा ये ईयर क्यों ध्यान में रखना है, व्हाई दिस ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैन एनीवन टेल मी। कभी ये ईयर का नाम सुना, इसमें कौन सा बैटल हुआ था बच्चे, ये कौन सा बैटल इसमें हुआ था, कैन एनीवन टेल मी। इसमें जो है वो बैटल ऑफ हेस्टिंग हुआ था, ठीक है। बैटल ऑफ क्या हुआ था, बैटल ऑफ हेस्टिंग हुआ था, किसके बीच में हुआ था, आपको देखने को मिलेगा कि हैरल्ड गॉडविंसन, राइट, हैरल्ड, हाँ, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, वेरी गुड, हैरल्ड गॉडविंसन। अब ये हैरल्ड गॉडविंसन थे कौन भाई, क्या, क्यों हमें जानना चाहिए। तो ये किंग किसके थे, ये किंग उस समय इंग्लैंड के थे, यानी एंग्लो सैक्सन उस समय रूल कर रहा था, तो एंग्लो सैक्सन के ये किंग थे, किंग ऑफ इंग्लैंड थे ना। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट में आपको, यस, बैटल ऑफ हेस्टिंग, वेरी गुड, राइट ना। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जिसको प्यार से हम लोग नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट बोलते, उसमें क्या होता है, विलियम द फर्स्ट आते। कोई मुझे बताएगा ये विलियम द फर्स्ट कहां से निकल के आ रहे थे, कहां के थे ये विलियम द फर्स्ट, अगर आपको पता है तो कोई मुझे बताएगा ये विलियम द फर्स्ट अपने 7,000 सैनिक और 700 शिप्स के साथ कहां से आ रहे थे। हाँ, यस, उनको हम लोग प्यार से विलियम दी कनकरर बोलते, लेकिन क्यों बोलते वो बाद में जानेंगे। कोई मुझे बताएगा विलियम द फर्स्ट थे कहाँ के, कहां से ये आ रहे थे। ये तो हमें पता है कि भाई ये तो एंजल्स और सैक्सन के किंग थे, यानी इंग्लैंड के ये किंग थे। वेरी गुड वैष्णवी, वेरी गुड बच्चे। ये कहां से आ रहे थे, ये फ्रांस से आ रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्रांस से आएंगे तो इनका लैंग्वेज क्या हो जाएगा, इनका लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच हो जाएगा। और इधर क्या चल रहा है, इधर हमारा ओल्ड इंग्लिश चल रहा है, राइट, इधर हमारा क्या चल रहा है, इधर हमारा ओल्ड इंग्लिश चल रहा है ना। विलियम द फर्स्ट क्या करते हैं, वो अटैक करते हैं, और अटैक में आपको, यानी ये जो बैटल चलता है, बैटल ऑफ हेस्टिंग या नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होता है, ये लोगों को हम लोग नॉर्मन बोलते थे बाय द वे, ठीक है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसमें ये जो है विलियम द फर्स्ट जो है वो जीत जाते हैं। भाई 7,000 सैनिक लेकर आओगे, 700 शिप लेकर आओगे लगभग, या फिर उससे ज्यादा, तो आप ऑफकोर्स है कि आपकी मिलिट्री पावर जो है वो इधर इंग्लैंड की चूंकि कम है सोल्जर्स, तो उससे तो ज्यादा ही होगी। तो ये क्या किए ना, ये जीत गए, और इसी की वजह से इनका नाम विलियम द फर्स्ट से चेंज होकर अब क्या रखा गया, विलियम द कनकरर, राइट। अब क्या नाम रखा गया, विलियम द कनकरर। अब ये इनका विलियम द कनकरर जो है वो नाम रखा गया। अब क्या होता है, इनकी डेथ हो जाती है क्योंकि ये बैटल में हार जाते हैं हमारे, और यहीं से अब क्या होता है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड शुरू होता है, यानी इंग्लैंड और नॉर्मन का क्या होता है, इंग्लैंड और नॉर्मन पीरियड शुरू होता है। और ये भी आपको देखने को मिलेगा कि ये भी ओल्ड इंग्लिश का ही पार्ट बन जाता है, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश क्या था, पहले ओल्ड इंग्लिश भले लेकर आए थे, एंजल और सैक्सन लेकर आए थे, लेकिन अब क्या होता है, उसमें अब फ्रेंच लैंग्वेज भी घुस जाता है, राइट, क्योंकि अब विलियम द फर्स्ट है, विलियम द फर्स्ट जो है वो फ्रेंच बोलते हैं, किंग फ्रेंच बोलते हैं, किंग के साथ आने वाले जितने भी लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। तो अब इंग्लिश क्या हो गया, इंग्लिश जो है वो मिक्सचर का हो गया। थोड़ा बहुत पहले का रोम का लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा, और जो केल्ट का नेटिव लैंग्वेज चल रहा था वो आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके ऊपर से क्या हो गया, ओल्ड इंग्लिश अलग से आया, फिर फ्रेंच आ गया। तो ये सारी चीजें मिल के जो इंग्लिश है वो अब निकल के आ रहा है, यानी इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो बहुत सारे लैंग्वेजेस का मिक्सचर है, खिचड़ी है वो हमारा, राइट, वो क्या है, वो खिचड़ी है हमारा। चलो अब चीजों को आगे देखते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। नाउ क्या यहां तक हम लोगों ने किया था ना, द पीरियड एंडेड इन 1066 एडी, यानी 1066 एडी में। क्यों, क्योंकि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, जो कि क्या करता है, नॉर्मन फ्रेंच या एंग्लो नॉर्मन के नाम से आपको देखने को मिलेगा, वो एलिमेंट डालता है किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में और इंग्लिश कल्चर में वो डालता है।
की इवेंट्स याद रखना, 449 एडी में क्या होता है, एंग्लो सैक्सन जो है वो ब्रिटेन में आते हैं। 597 में क्या होता है, क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस होता है बाय सेंट ऑगस्टाइन, जो कि लीडिंग टू राइज द रिलीजियस टेक्स्ट, राइट। वो क्या होता है, वो अब क्रिश्चियनिटी बढ़ जाती है, या क्रिश्चियनिटी बढ़ती नहीं एक्चुअली आती है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक किंग भी थे हमारे, किंग एल्फ्रेड, राइट। किंग एल्फ्रेड जो है वो लिटरेचर को काफी ज्यादा प्रमोट करते हैं इंग्लैंड में, क्योंकि वो क्या थे ना, वो खुद लिटरेचर में काफी ज्यादा इंटरेस्ट थे, वो ट्रांसलेशन वगैरह में काफी ज्यादा उनका इंटरेस्ट था। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे क्वीन एलिजाबेथ का खुद का लिटरेचर में काफी ज्यादा झुकाव था, खुद का थिएटर वगैरह उनको देखना काफी ज्यादा पसंद था। इसी की वजह से तो उस एरा को हम लोग लिटरेचर में गोल्डन एज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लिटरेचर भर के निकल के आ रहा था। शेक्सपियर जैसे राइटर, मार्लो जैसे राइटर, लाइलाई जैसे राइटर, किड जैसे राइटर वहीं से निकल रहे, स्पेंसर हो गए, सिडनी हो गए, वहीं से निकल रहे, और बहुत सारे हमारा थिएटर उस समय बिल्ड हुआ। उसी तरीके से अगर अभी हमारा करंट किंग जो है वो किंग एल्फ्रेड है, ऑब्वियस सी बात है, अगर उनका झुकाव जो है वो लिटरेचर में रहेगा, राइट, उनका झुकाव एजुकेशन में रहेगा, उनका झुकाव जो है वो ट्रांसलेशन में रहेगा, राइट, ओवरऑल नॉलेज रिलेटेड चीजें रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस एज में वो चीजें आएगी ही आएगी। और फिर आपका क्या होता है, फिर आपका नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट आपको देखने को मिलेगा। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक क्या थी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की, कि इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा ना, कि पहले मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी नहीं जाती थी। कि आजकल क्या होता है, जैसे आजकल हम लोग तो सिंपल है कि बोल के भी लिख लेते हैं, माइक आपका ऑन रहता है और बोलते हैं, और वो टेक्स्ट जो है वो आपका लिखाने लग जाता है, राइट। नहीं तो अगर आप आजकल सबकी टाइपिंग अच्छी होती है, सब लैपटॉप में लिख लेते हैं, फोन पे टाइप करके लिख लेते हैं। अगर किन्हीं को पोएम लिखना है, किन्हीं को शॉर्ट स्टोरी या नॉवल लिखने का इंटरेस्ट है, आजकल आप लिख लेते हैं। लेकिन पहले क्या था ना, कि पहले प्रिंटिंग उतना चीप अवेलेबल नहीं था जितना आज अवेलेबल है। अगर आप मान के चलो कि प्रिंटिंग बुक अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ से आप पढ़ लोगे। बट पहले तो ये सारी चीजें नहीं थी, पहले तो पेजेस भी नहीं थी। तो इसके वजह से क्या होता था ना, कि लिटरेचर ओरली ट्रांसपोर्ट या फिर एक तरीके से कहो कि एक्सचेंज होती थी। यानी मैंने कहानी सुनाई, फिर आपने मुझे कहानी सुनाई, फिर मैं जाकर मैं अपने घर में वो कहानी मैंने सुनाया। यानी लिटरेचर पहले क्या था, लिटरेचर जो है वो ओरल था, और वो जेनरेशन टू जेनरेशन पास होता था, ओरली ही पास होता था, राइट। और अधिकतर आपको क्या देखने को मिलती थी, कि अधिकतर ये चीजें पोइट्री बेस्ड और कहानी बेस्ड ज्यादा रहती थी एज कंपेयर टू एनी अदर फॉर्म, राइट, एज कंपेयर टू एनी अदर फॉर्म। तो ये क्या हो गया, कि ओरल था, पास डाउन थ्रू जेनरेशन टू जेनरेशन बाय स्कॉप्स बोले तो पोएट, बिफोर बीइंग रिटन डाउन बाय मॉन्क्स आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी। फिर जब क्रिश्चियनिटी आता है तो मॉन्क्स जो होते हैं अब वो लिखना शुरू करते हैं, राइट। अब वो चीजों को लिखना शुरू करते हैं, कहीं पत्ते पे तो कहीं पत्थर पे, ये चीजें लिखना शुरू कर देते हैं, और फिर वो आगे चीजें बढ़ती है। ना लिटरेचर में आपको देखने को मिलेगा कि चलो अब लिटरेचर ओरल हो या फिर लिखा रहा है, मॉन्क्स लिख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, 2-3 फीचर जो है वो काफी ज्यादा कॉमन था। पहला ये कि चीजें जो है वो काफी ज्यादा हीरोइक, मोरालिटी और क्रिश्चियनिटी रिलेटेड होती थी। क्योंकि क्रिश्चियनिटी आया, इंट्रोड्यूस हुआ, तो पहले की जो चीजें होती है या थीम जो होती है वो क्रिश्चियन रिलेटेड थीम होती थी, राइट। यानी लोग मोरालिटी की ज्यादा बात करते थे, गॉड की ज्यादा बात करते थे, गॉड से रिलेटेड जो भी इवेंट वगैरह हुआ है उसके बारे में बात करते थे। और मोरालिटी में कोई एक हीरो होगा जो अच्छा कर रहा है और वही जीतेगा ही जीतेगा, कोई एक हीरो होगा जो कि क्या कर रहा है, वो चीजों को सारे समाज को अच्छे तरीके से लेकर चल रहा है, सारे दुश्मनों से लड़ रहा है, सारे ड्रैगन से लड़ रहा है, एंड देन फाइनली वो क्या कर रहा है, वो हीरो को हम लोग प्रेस कर रहे हैं। ये फर्स्ट होता है। सेकेंड आपका क्या होता है, सेकेंड एलिटरेशन काफी ज्यादा मतलब आपको कॉमन दिखेगा। यानी रिपीटेशन ऑफ लेटर्स, रिपीटेशन ऑफ साउंड्स जो है वो काफी ज्यादा उस समय के पोएट्री में आपको कॉमन देखने को मिलेगी, है ना। तीसरा क्या होता है कि एक फॉर्म जो था उस समय चल रहा था, मैं ये नहीं बोलूंगी बहुत ज्यादा चल रहा था, बट हाँ एक फॉर्म जो है वो बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट में नोटिस की गई, और वो फॉर्म या फिर वो टोन जो है वो एलिजी का टोन था, यानी सैड चीजों का टोन था। किसी को खो देना और उसके तरफ लेकर नॉस्टैल्जिक फील करना, या फिर लगे कि भाई कि मेरा कुछ एक वॉइड अपने अंदर क्रिएट हो गया है, वाई बिकॉज आई लॉस्ट दैट पर्सन, वो टोन आपको देखने को मिलेगा। कहाँ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में ये सारी चीजें चल रही थी। और क्या क्या चल रहा था, और आपको हाँ कैनिंग भी चल रहा था, यानी मेटाफोरिकल कंपाउंड्स वर्ड जैसे वेल रोड वगैरह हो गया, ये सारी चीजें चल रही है। सेजोरा हो गया, जिसका मतलब क्या है कि पॉज, लाइन, कोई भी ऐसा लाइन है, लाइन के बीच का पॉज को हम लोग वही बोलते हैं। एंड देन और क्या हो गया, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये भी आपको बता ही दिया। स्ट्रॉन्ग ओरल ट्रेडिशन, ये भी चीजें मैंने बता दी। यानी ये लिटरेचर में उस समय ये सारी जो है वो लिटरेरी फीचर है जो उस समय चल रही थी हमारी ओल्ड इंग्लिश में। नाउ आगे हम लोग बढ़ते हैं।
मेजर वर्क की तरफ आते हैं। देखो मेजर वर्क को पढ़ने से पहले हमें जो है वो स्क्रिप्ट, 4 इंपॉर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो उस समय आपको देखने को मिलेगी। तो पहले बढ़ते हैं, वो 4 इंपॉर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स को देखते हैं हम लोग। ये रहा, राइट, कि उस समय का ना 4 इंपॉर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट जो है उस समय आपको देखने को मिलेगी किसमें, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में। हर मेन्यू स्क्रिप्ट में आपको देखने को क्या मिलेगा, हर मेन्यू स्क्रिप्ट में आपको देखने को मिलेगा कि कोई ना कोई टेक्स्ट है, कोई ना कोई राइटर है जो कि क्या करे, टेक्स्ट को लिख रहे। एंड अगेन वो सारी टेक्स्ट जो है ये सारी लिटरेरी फॉर्म्स को आपको देखने। बच्चे उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब कोई भी गैप, पॉज, कोई आप देखते होगे पोएम वगैरह में, राइट। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, आ गया, हाँ, कोई भी, जैसे आप एमिली डिकिंसन के पोएम में देखते हो, कोई भी गैप, लिखती है फिर अचानक से इतना स्पेस आ जाता है, फिर दूसरा वर्ड शुरू होता है। या फिर आप देखोगे एम डैश वगैरह, ये सारे मतलब कि एक पॉज है जो कि आपको देखने को मिलेगा इन द पोएट्री, राइट, एक पॉज। चलो, कौन कौन सा वो मैन्यूस्क्रिप्ट है, नोवेल कॉडेक्स, जिसे हम लोग बियोवुल्फ मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर टेक्स्ट, मास्टर पीस ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, वो क्या है, बियोवुल्फ, राइट। तो बियोवुल्फ इसी मैन्यूस्क्रिप्ट में फॉल करता है और इसी वजह से नॉवेल को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉवेल को हम लोग बियोवुल्फ भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा एग्जेटर है, फिर आपका वर्सली है या फिर वर्शली भी आप इसको बोलते हो। फिर आपका क्या हो गया, फिर आपका कैडमन मैन्यूस्क्रिप्ट भी होता है जिसको हम लोग जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट भी बोलते हैं, या यूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी। ये 4 मैन्यूस्क्रिप्ट है, ये चारों को हम लोग अभी अच्छे तरीके से देखेंगे, राइट, ये चारों को अच्छे तरीके से देखेंगे। पहले हम लोग थोड़ा ना क्या करते हैं, पहले हम लोग ना इस पोइट्री के डिवीजन को देख लेते हैं। जैसे एपिक पोइट्री, कोई मुझे एपिक पोइट्री के फीचर्स बताएगा क्या, व्हाट इज एपिक पोइट्री एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एपिक पोइट्री बच्चे? कोई मुझे एपिक पोइट्री का फीचर बताएगा, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एपिक पोइट्री? फीचर क्या है एपिक पोइट्री की? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एपिक पोइट्री? वेरी गुड, ग्रैंड होगा, हीरोइक होगा, और क्या होता है? देखो ऐसे तो एपिक पोइट्री में आपको जॉनर ऑफ पोइट्री में बताओगे, लिटरेरी जॉनर में मैं और उसको अच्छे तरीके से मैं बताऊंगी आपको। पीडीएफ, अगर आपका पीडीएफ, क्योंकि मैं जो लिखी हूं ना पीडीएफ में, वही आपका जो है वो इनफ है। अगर आप अलग से नोट्स बनाना चाहते हो तो बिल्कुल बनाओ, क्यों नहीं बनाना है। अगर मन कर रहा है कि नहीं भाई मैं नोट्स बनाऊं और मैं और भी बुक्स वगैरह से पढ़ के मैं अपने नोट्स बनाऊंगी, तो बिल्कुल बनाना चाहिए। ऐसे ये भी आपको प्रेजेंटेशन भी मिलेगा और एक अलग से आपको नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी, इफ यू पीपल आर अवेयर विथ इट और नॉट, वो डिस्क्रिप्टिव नोट्स होगी। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, देखो हाँ, हीरोइक डीड्स जो है वो प्रेज की जाती है। एक चीज आपको ध्यान में लेकर चलना है कि एपिक में एक तो चीजें ग्रैंड होती है, आपका थीम ग्रैंड होता है, आपका कैरेक्टर ग्रैंड होता है। जैसे सिंपल हम लोग रामायण, रामायण क्या है हमारा, एपिक है, राइट। तो रामायण में क्या होता है कि जो भी हमारे कैरेक्टर है, राम का कैरेक्टर हो गया, लक्ष्मण का कैरेक्टर हो गया, इनफैक्ट जो हमारा विलेन है, रावण जो हमारे विलेन है, राइट, उनका कैरेक्टर हो गया, सीता, सीता का कैरेक्टर जो है वो क्या है कि सीता माँ का जो कैरेक्टर है वो आपको देखने को मिलेगा काफी ज्यादा ग्रैंड है, राइट, काफी ज्यादा ग्रैंड कैरेक्टर है कि भाई कहीं के राजा, कोई कहीं का राजा होगा, नहीं तो कोई कहीं भगवान ही, आपके भगवान का इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे रामायण शुरू होता है बालकांड से, और बालकांड में ही आपको ब्रह्मा मिल जाएंगे, नारद मुनि मिल जाएंगे, राइट, ये सारे कैरेक्टर्स आपका बालकांड से शुरू हो रहा है। तो आपको देखने को मिलेगा कैरेक्टर्स तो ग्रैंड रहेगा ही रहेगा, थीम भी ग्रैंड रहेगी। थीम ग्रैंड बोले तो क्या कि और साथ ही साथ जो भी एलिमेंट्स रहेगा वो भी ग्रैंड रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने वो रामायण वाला सीरीज देखा है जो लॉकडाउन में वापस से हुआ था, वापस से टेलीकास्ट उसको किया गया था, हम लोग बचपन ही छोटे छोटे ही थे तभी वो रामायण आया था। तो वो वापस से जो टेलीकास्ट आप देखो, इधर से तीर मार रहे, फिर उधर से तीर मार रहे, फिर दोनों तीर आ रहा है और वो ब्लास्ट हो जा रहा है। ये सारी चीजें क्या, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, तो थोड़ा सुपर नेचुरल है, राइट, कि आप पक्षी पे बैठ के जो है वो चल रहे हो, फिर पक्षी जैसे जटायु है, जटायु जो है वो पक्षी है और वो बोल रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी एपिक में, है ना। एपिक में एक और चीज आपको देखने को मिलेगा, इन्वोकेशन, इन्वोकेशन टू द म्यूज, यानी आप वर्शिप करते हो। कहानी शुरू होने से पहले वर्शिपिंग होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रामायण में आप देखोगे, रामायण को कौन लिखे है, हु इज द राइटर ऑफ रामायण, हु इज द राइटर ऑफ रामायण,
वाल्मीकि, राइट। सो वाल्मीकि क्या करते, वाल्मीकि किसको प्रे करते, ब्रह्मा को प्रे करते, राइट। वो ब्रह्मा को प्रे करते और ब्रह्मा नो डाउट वो आते हैं और वो आशीर्वाद भी देते हैं वाल्मीकि को, वरदान भी देते हैं और इनफैक्ट बोलते हैं कि भाई चलो अब लिखो आप, है ना, अब आप रामायण लिखो, राम के बारे में लिखो। हाँ, द पीडीएफ नोट्स इज ओके, इट्स इनफ, राइट। ओके भी नहीं मैं बोलूंगी, इट्स मोर देन इनफ बच्चे, इट्स मोर देन इनफ। पूछो मुझसे, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, मैंने विलियम जे लॉन्ग, मैंने रुटलेज, ये सारी बुक का मेरा जो पर्सनल खुद का पोथी था ना, इतना मोटा मोटा पोथी मेरे घर पे रखा हुआ है, उससे मैंने आपकी नोट्स बनाई है। तो ये आपका नोट्स जो है ये बुक से भी मिला हुआ है, ये पर्सनल नोट से भी मिला हुआ है, सब चीज का अमालगमेशन है, मिक्सचर है ये आपका, राइट। ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो एपिक में भी वही हुआ है कि बियोवुल्फ क्या है, बियोवुल्फ एपिक है। कौन इसके राइटर है पता नहीं है, क्योंकि ये कभी भी रिकॉर्ड हमें मिला ही नहीं है कि भाई इसके राइटर कौन है। तो कभी क्वेश्चन आए वो हु इज द राइटर ऑफ बियोवुल्फ, नो वन इज द राइटर, हमें पता ही नहीं है, एनोनिमस है, राइट, एनोनिमस है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि हमारा एक हीरो है जिसका नाम ही है बियोवुल्फ, हमारा टाइटल कैरेक्टर ही है, जो कि किसका, जो जिसका नाम क्या है, जिसका नाम जो है वो बियोवुल्फ है। वो किससे लड़ता है, वो ग्रेंडल नाम का एक मॉन्स्टर होता है, वो उससे लड़ता है। ग्रेंडल जो है पहले वो क्या करता है, ग्रेंडल को हरा तो देता है और उसके बाद क्या होता है, ग्रेंडल की मम्मी आती है, वो बदला लेती है, राइट। वो बदला लेने के लिए वो बियोवुल्फ को चैलेंज करती है। बियोवुल्फ नो डाउट वो उसको भी क्या करता है, वो बियोवुल्फ जो है वो ग्रेंडल की मम्मी को भी क्या करता है, मम्मी को हरा देता है। फिर 50 साल के बाद कहानी शुरू होती है, फिर ड्रैगन एंटर करता है और 50 साल के बाद बियोवुल्फ जब शुरू शुरू में ग्रेंडल से लड़ता है तो वो उस समय जवान था भाई, हट्टा कट्टा था, है ना, मुस्टंडा था वो। अब क्या होता है, अब आपको देखने को क्या मिलेगा कि 50 साल के बाद वो बूढ़ा हो चुका है, अब उसमें उतनी ताकत नहीं है, अब उसको किससे लड़ना है, उसको ड्रैगन से लड़ना है, राइट, उसको ड्रैगन से लड़ना है। तो अब क्या हो गया है ना कि भाई बेचारा बहुत बूढ़ा हो गया, उतनी ताकत नहीं रही है, हालांकि फिर भी उस कंडीशन में भी वो क्या करता है, वो ड्रैगन को हरा देता है, लेकिन वो खुद भी क्या होते हैं, वो खुद भी इंजर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी भी क्या होती है, उनकी भी डेथ हो जाती है, राइट, उनकी भी क्या हो जाती है, उनकी भी मौत हो जाती है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा बियोवुल्फ ने किस रीजन से ग्रेंडल से उन्होंने लड़ा, क्या रीजन था बियोवुल्फ का कि वो ग्रेंडल से वो लड़े, व्हाट वाज द रीजन, ये मॉन्स्टर से लड़ने क्यों गए थे हमारे भाई बियोवुल्फ। सम किंग इनवाइटेड, कोई मुझे बताएगा किंग का नाम क्या था बच्चे। किंग का नाम क्या था, किंग का नाम, हाँ वेरी गुड, अंकिता वैष्णवी दोनों ने ही जो है वो सही बोला। रॉथगर जो है वो किंग का नाम था, राइट, रॉथगर जो है वो किंग का नाम था। रॉथगर ने एक हॉल बनाया था, हेरोइट करके एक हॉल बनाया था, किसने, रॉथगर ने एक हॉल बनाया था, बहुत बड़ा सा हॉल था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम जो है वो हेरोइट करके एक हॉल था। हियोरॉट, हेरोइट नहीं, हियोरॉट करके एक हॉल था। अब ये हॉल रॉथगर ने बनाया तो था कि भाई बड़ा सा हॉल रहेगा, लेकिन ये हॉल में आके कब्जा कौन कर लेता है, ये मॉन्स्टर आते हैं और इसी हॉल में रहने लग जाता है। तब रॉथगर किसका हेल्प लेते, बियोवुल्फ का हेल्प लेते हैं, फिर बियोवुल्फ ग्रेंडल को हराते हैं, फिर ग्रेंडल की मम्मी को हराते हैं, फिर 50 साल के बाद वो ड्रैगन से भी लड़ते। तो इसमें आपको थीम क्या दिखा, थीम जो है हीरोइज्म का, लॉयलिटी का, फेथ का, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड इविल, ये सारी चीजें आपको देखने को मिली। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिलीजियस पोइट्री की। चलो एपिक जो था वो वन ऑफ द कॉमन जॉनरा था उस समय का। अब क्या होता है, अब हम लोग रिलीजियस पोइट्री पे आते हैं, क्योंकि हमारे एक राइटर है जिनका नाम क्या है, कैडमन। कैडमन का क्या है ना, उनका सबसे ज्यादा अगर कोई फेमस वर्क है वो क्या है, वो आपका हिम है, राइट। वो किसके लिए ही जाने जाते हैं, वो हिम के लिए ही वो जाने जाते हैं, राइट। इनका हिम जो है, हिम आप समझ ही जाते होंगे कि हिम का मतलब क्या है, एनीथिंग दैट इज अ सॉन्ग बेसिकली डेडिकेटेड टू गॉड, वेयर यू आर प्रेजिंग द ग्रैंड ऑफ गॉड, राइट, द ग्रैंड नेचर ऑफ द गॉड, द ग्रैंड विजडम ऑफ द गॉड। तो वही कि जहां पे गॉड एज अ क्रिएटर को क्या किया जाता है, प्रेज किया जाता है, उनको डेडिकेट किया जाता है, उसी को ही हिम बोलते हैं, राइट। तो ये हिम उन्होंने लिखा था।
देन क्या है, ड्रीम ऑफ द रूड अनदर वर्क है जो कि आपका फॉल करता है इस रिलीजियस पोइट्री के कैटेगरी में, एंड जिसमें आपको क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका क्या है, जेनेसिस, जेनेसिस जो है वो एक्सोडस एंड डैनियल, ये आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है ना, ये बिब्लिकल है, राइट, बिब्लिकल इन द सेंस बाइबल की कहानी उठाई गई और फिर उसको जो है वो रीटेलिंग कर दिया गया है, यानी उसको जो है वो बताया गया है। इसके अलावा एलिजी और लिरिकल पोइट्री का कैटेगरी, एक तो एलिजी में आपका बीवुल्फ तो आ ही गया नो डाउट, उसके अलावा भी और कोई वर्क है जो कि आपको ध्यान में लेकर चलना है, जिसमें से पहला कैटेगरी क्या है, पहला जो है द वैंडरर है। द वैंडरर इज अ वर्क जो कि आपको अगेन बीवुल्फ हो गया, हिम हो गया, कैडमिन का हिम हो गया, फिर आपका वैंडरर हो गया। वैंडरर क्या है, ये अबाउट लोनली एग्जाइल, राइट, लोनली एग्जाइल के बारे में बताया जाता है, लाइफ के बारे में आपको चीजें यहाँ पे दिखाई जाती है। एलिवेटेड लैंग्वेज, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, ग्रैंड सेटिंग्स, ये सारी चीजें जो है वो सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे। लॉन्ग नैरेटिव पोएम ऑफन टोल्ड इन वर्स, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। इसका एग्जाम्पल आपको सब, मतलब कि अगर बात कर ली जाए कि एग्जाम्पल में अगर आप बात करोगे तो दिस शैल टू पास, राइट, ये आपने नाम सुना होगा, ये लाइन कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा, राइट। हाँ, आप नोट्स बाद में बना सकते हो बच्चे, डिपेंड्स अपॉन यू। मैं बार बार बोल रही हूँ कि पीडीएफ का नोट्स जो है ना, इट्स मोर देन इनफ फॉर यू, बट अगर आप खुद का नोट्स बनाना चाहते हो बिल्कुल बनाओ। मन कर रहा है कि नहीं मैं नोट्स बनाऊंगी तो मैं बिल्कुल बनाऊं, या मैं बनाऊंगा तो बिल्कुल आपको बनाना चाहिए। फिर आपका क्या है, सी फियरर है, फिर आपका डियोर्स लैमेंट है, ये सारे कुछ कुछ वर्क है जिसका नाम भी आप याद रखोगे, अगेन इट इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ फॉर यू, राइट। जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल दीज काइंड ऑफ वर्क्स, इट इज अगेन मोर देन इनफ फॉर यू, राइट, ये सारी चीजें। देन आपका क्या है, अब हम लोग प्रोज लिटरेचर पे आते हैं। छोड़ो, पोइट्री हम लोगों ने देखा, एलिजी देखा, थोड़ा लिरिकल पोएम भी देख लिया, प्रोज लिटरेचर कैसे भूल सकते, क्या उस समय का कोई ऐसा लिटरेचर था जो कि प्रोज के कैटेगरी में फॉल करता है? तो आंसर क्या है हमारा कि बिल्कुल था उस समय का लिटरेचर, जो कि आपको देखने को मिलेगा क्या, कि जो कि प्रोज कैटेगरी में फॉलो करता है। अब इसके सबसे बड़े कौन थे भाई, कौन किन्होंने शुरू किया? तो हम, मैंने जैसा बोला ऑलरेडी कि किंग एल्फ्रेड जो थे उस समय के, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे भाई लिटरेचर में, नॉलेज इन जनरल में, एजुकेशन में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना इंग्लैंड का रिकॉर्ड करवाना शुरू किया कि भाई क्या क्या हिस्ट्री रही है इंग्लैंड की, अभी क्या चीजें चल रही है। तो वो रिकॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, वो रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा, वो प्रोज राइटिंग का ही रिकॉर्ड हुआ ना। फिर दूसरा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेड का क्या है, बेड का एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। ये सारी जो भी हमें नॉलेज मिल रही है ना कि अच्छा वो आया, एंजल्स आया, सैक्सन आए, जूट्स आए, रोम चले गए, केल्स बेचारे कहीं के नहीं रहे, अपने नेटिव लैंड में ही कहीं के नहीं रहे। तो ये सारी चीजें हमें कहां से पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है, राइट, एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड से पता चल रहा है। ये क्या है, ये भी आपको देखने को मिलेगा कि ये प्रोज राइटिंग है, लैटिन था, ओरिजिनली लैटिन में लिखा गया था, बाद में ट्रांसलेट इसे किया गया। थर्ड क्या है, किंग एल्फ्रेड ट्रांसलेशन जो है, दैट इज इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क है ना, फिलोसफिकल रिलेटेड, मोरल रिलेटेड, वो सारी चीजों को क्या यहाँ किया गया, ट्रांसलेट किया गया। किसमें ट्रांसलेट किया गया, जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, राइट, ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। चलो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। अब एक एक करके मेन्यूस्क्रिप्ट को देखते हैं। टेक्स्ट को तो हम लोगों ने देखा, अब कौन कौन सा टेक्स्ट जो है वो कौन कौन सा मेन्यूस्क्रिप्ट में फॉल करता है, दैट वी नीड टू सी। पहला आपका नोवेल कॉडेक्स है, और मैंने जैसे बोला कि नोवेल कॉडेक्स में हमारा सबसे प्रोमिनेंट जो टेक्स्ट है वो किसका है भाई, बियोवुल्फ का है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको हम लोग किस नाम से और जानेंगे, बियोवुल्फ के नाम से। जैसे एज क्या होता है, एज आपका जो है वो कोई राइटर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑगस्टिन एज हो गया, ठीक है, ऑगस्टिन एज तो हम लोग जानते हैं, बट उसको हम लोग एज ऑफ पोप भी बोलते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज ऑफ पोप भी बोलते हैं। ट्रांजिशन एज जो है उसको हम लोग एज ऑफ जॉनसन या जॉनसन एज भी हम लोग बोलते हैं, सैमुअल जॉनसन उस समय के राइटर थे। तो ये सब चीजें भी आपको देखने को मिलेगी, राइट। वर्क रिलेटेड एज का नाम रख दिया गया है, राइटर रिलेटेड एज का नाम रख दिया गया है, चाहे वो मैन्यूस्क्रिप्ट ही क्यों ना हो, है ना, मैन्यूस्क्रिप्ट क्यों ही ना हो। इसमें कुछ कुछ टेक्स्ट है, जिसका एक तो आपका बियोवुल्फ है, दूसरा आपका क्या है, पैशन ऑफ सेंट क्रिस्टोफर, राइट। ये भी आपका क्या है, ये हैगियोग्राफिकल टेक्स्ट है, रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू क्रिश्चियन मार्टियर सेंट क्रिस्टोफर, राइट। सेंट क्रिस्टोफर के लाइफ में उनका जो डेडिकेशन था उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। थर्ड क्या है, वंडर्स ऑफ द ईस्ट। वंडर ऑफ द ईस्ट क्या है, ये ट्रैवल रिलेटेड वर्क है, राइट, ट्रैवल रिलेटेड वर्क है, इधर से उधर जाना है, उसके बारे में एडवेंचर बताना है, उससे रिलेटेड जो अलग अलग लैंड है जहां जहां ट्रैवल की जा रही है वो सारे लैंड का डिस्क्रिप्शन आपको। नाम ही क्या है, नाम ही आप देखो ना, वंडर्स ऑफ द ईस्ट, यानी ईस्ट में इधर उधर हम लोग भटक रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपका ट्रैवलिंग का डिटेल आपको इसमें देखने को मिलेगा। यानी ये तीन इंपॉर्टेंट वर्क है, ये दो को याद रखो या ना रखो, इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि बियोवुल्फ बार बार पूछा गया है आपके पीवाईक्यूज में।
देन है लेटर ऑफ एलेक्जेंडर टू एरिस्टोटल। ये क्या है ना, ये एक फिक्शनल वर्क है जहां पे क्या किया गया है कि भाई लेटर जो है वो एलेक्जेंडर द ग्रेट ने किसको लिखा था, एरिस्टोटल को। क्या ये सच है? नहीं, फिक्शनल है। हाँ ये फिक्शनल है, राइट, ये फिक्शनल है आपका। फिर आपका जुडिथ है। जुडिथ क्या है, ये पोएटिक रीटेलिंग है किसकी, बिब्लिकल स्टोरी ऑफ जुडिथ, राइट। जुडिथ को किस तरीके से बिहेड कर दिया गया था उसकी कहानी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये हो गया नॉवेल। यहां तक चीजें क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है फॉर यू पीपल? अगर क्लियर है तो आप मुझे बताओ, क्लियर नहीं है कुछ ऐसा क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे बताओ। बच्चे हैगियोग्राफी जो है ना, इसका मतलब होता है कि कोई भी सीन को लेकर ना कहानी बताई जा रही है, उनके लाइफ के रिलेटेड कहानी बताई जा रही है, दैट इज हैगियोग्राफिकल। हैगियोग्राफी बोलो या हैगियोग्राफिकल बोलो, मतलब कि कोई भी एक पर्टिकुलर सीन उठा लिया जाएगा और उनके लाइफ के बारे में, मतलब अब तक उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया, ये सारी कहानी आपको उसमें देखने को मिलेगी। टेलिंग ऑफ द सीन और टेल ऑफ द सीन। रॉथगर तो उधर आ गया ना, बियोवुल्फ में आपका रॉथगर देखने को मिलेगा। अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते, एग्जेटर बुक की तरफ बढ़ते। इसमें आपको क्या देखने को ना, इसमें बहुत सारे वेराइटीज है, इसमें बहुत सारे, इसमें एलिजी भी आ रहा है, रिलीजियस वर्क भी आ रहा है, इसमें बहुत सारे रिडल्स भी आ रहे हैं। रिडल्स की बात कर लेंगे ना तो आपको 90 रिडल्स के आसपास चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जो कि एंग्लो और सैक्सन के लाइफ से रिलेटेड है, राइट। रिलीजियस पोएम की बात कर ले तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें आपको क्रिश्चियनिटी, मोरालिटी, बिब्लिकल, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। और क्या है, नॉमिक वर्सेस है, इसमें भी आपको क्या है कि प्रोवर्बियल चीजें, मोरालिस्टिक चीजें, ये सारी चीजें आपको इसमें, मतलब ये कैटेगरी है जो कि एग्जेटर बुक में आ रहा है, निकल कर आ रहा है। नाउ वर्सेली, वर्सेली का क्या है ना, वर्सेली बुक जो है हमारा, इसमें आपको 6 पोएम और बहुत सारे प्रोज आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन से 6 पोएम है दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड इफ यू वांट टू, ऑफ कोर्स वांट टू, क्या आपको करना ही पड़ेगा, राइट, आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, एंड्रियस हो गया। एंड्रियस क्या है भाई, एंड्रियस जो है वो हीरोइक पोएम है। फिर आपका सोल एंड बॉडी है। सोल एंड बॉडी इज काइंड ऑफ लाइक ए डायलॉग लिखा गया है। सोल एक कैरेक्टर है, बॉडी एक कैरेक्टर है, और उसके बीच में डायलॉग एक्सचेंज हो रही है जो कि अगेन कौन से थीम पे बेस्ड है, मोरालिटी के ऊपर बेस्ड है। फिर आपका क्या, फेट ऑफ अपोस्टल। फेट ऑफ अपोस्टल है, छोटा सा पोएम है, ये भी आपका रिलीजियस रिलेटेड ही चीजें मिलेगी। एलेन है। एलेन इज अगेन रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ सेंट एलेना या हेलेना आप जिसे बोलो, राइट, उससे रिलेटेड आपको चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर क्या है, ड्रीम्स ऑफ द रूड। ड्रीम्स ऑफ द रूड इज अगेन अ वर्क दैट इज, यू नीड टू रिमेंबर व्हाई, अगेन इट इज अ रिलीजियस थीम, यानी ऑल इन ऑल आप देखोगे तो रिलीजियस थीम ही है। और होमिलीज जो है ये क्या है, आपका सरमन है, राइट, ये क्या आपका सरमन है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो वर्सली में क्या है, वर्सली में जो भी पोएम्स आ रहे हैं, 6 के 6 पोएम है, या तो वो कोई सेन की लाइफ से उठाया गया है, नहीं तो वो मोरालिटी की बात कर रहा है, नहीं तो वो लाइफ इन जनरल के बारे में बात कर रहा है, नहीं तो वो रिलीजियस चीजों के बारे में यहाँ पे वो बात कर रहा है। फिर आपका क्या हो जाता है, फिर आपका यूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट हो जाता है। यूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट में जो कि आपका कैडमन का मैन्यूस्क्रिप्ट भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये हमारे एक इंपॉर्टेंट राइटर यहाँ पे फॉल कर जाते हैं, राइट, ये इंपॉर्टेंट राइटर हमारे पे फॉल कर जाते हैं। इसमें आपको क्या देखेगा, इसमें आपको एंड्रियस हो गया, सॉरी एंड्रियस तो पिछले वाले में था, जेनेसिस हो गया, एक्सोडस हो गया, फिर डैनियल हो गया, और फिर क्या आपका क्राइस्ट एंड सेटन है। ये 4 चीज आपको याद रखो। जेनेसिस क्या है, जेनेसिस जो है वो एक रीटेलिंग है फ्रॉम द बाइबल। बाइबल से ही आपको जेनेसिस बाइबल से उठाया गया है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। फिर एक्सोडस क्या है, एक्सोडस जो है वो ड्रामेटिक रीटेलिंग है, बिब्लिकल स्टोरी ऑफ मोसेस, राइट, मोसेस किस तरीके से इजराइल की तरफ जा रहे थे, दैट यू विल फाइंड हियर। डैनियल, डैनियल क्या है, ये पोएम बेस्ड है ऑन द बुक ऑफ डैनियल, राइट, बुक ऑफ डैनियल पे ये पोएम बेस्ड है। एंड देन क्राइस्ट एंड सेटन, you will find it is related to the victory of Christ over Satan. ओके, अब आप बोलोगे मैम इतना सारा चीज है, हमें तो कंफ्यूजन हो गया, कौन किसका है, किसमें क्या हो रहा है, क्यों क्रिश्चियनिटी सब में है, मोरालिटी सब में है, कौन राइटर किस में आ रहा है, कौन सा वर्क किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। वेरी कंफ्यूजिंग, राइट, आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स योर फर्स्ट क्लास एंड यू हैव सो मच इन्फॉर्मेशन टू यू नो ग्रास्प, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी आपको फुलफिल और करना है, ये तो पहला ही क्लास है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिला, इसमें आपको देखने को मिला ये सारी चीजें, ये मैंने यहाँ पे समरी कर दी है, कौन कौन सा मैन्यूस्क्रिप्ट में कौन कौन सा थीम जो है वो काफी ज्यादा कॉमन है, कौन कौन सा वर्क जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और कहाँ कहाँ आपको ये देखने को मिलेगी कि अब ये मैन्यूस्क्रिप्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, या रिटन। तभी तो हमें पता चला ना मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है, रिटन ही ना होती है बच्चे।
ठीक है, जैसे कि नॉवेल में आपको हीरोइक एंड रिलीजियस ज्यादा मिला, वर्सेली में सिर्फ हमें रिलीजियस मिला, एग्जेटर में हमें लिरिक एंड रिडल्स मिला, और यूनियस में हमें बिब्लिकल पोइट्री हमें देखने को मिलेगी। नॉवेल में ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हमारा बियोवुल्फ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हो गया, फिर जुडिथ हो गया, फिर आपका एग्जेटर में क्या है, वैंडरर, सीफियरर, रिडल्स, ड्रीम ऑफ रूड, एंड्रियस, जेनेसिस, एक्सेडस एंड डैनियल, ये सारी कुछ कुछ वर्क है दैट यू विल फाइंड इन हियर, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अच्छा, कोई मुझे बताएगा, अभी तो खत्म नहीं हुआ है क्लास, कोई मुझे बताएगा कि कोई एक ऐसे राइटर है जो छूट गए हैं, जिसको मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है? कोई है एक ऐसे राइटर जिसको हमने देखा? एक तो आपके कैडमन हो गए, दूसरे आपके कौन हो जाते हैं? एक तो आपके कैडमन हो जाते हैं और दूसरे आपके क्या हो जाता है, जब भी कैडमन का नाम आता है ना, तो इनका नाम तो आता ही आता है। कौन सा वो राइटर है? ग्रीन एंड, हाँ देखो ये इन्होंने सही बोला। क्या नाम है आपका? खानम, खानम है, मोनिजा खानम ने बिल्कुल सही यहाँ पे बोला दैट कि आपके किनो वुल्फ जो है वो, किनो वुल्फ दो मेन्यूस्क्रिप्ट में आपको उनको देखने को मिलेगा। एक तो आपके किनो वुल्फ जो है वो किस में आ रहे हैं, राइट, किनो वुल्फ जो है वो एक किस में आ रहे हैं, एक आपके एग्जेटर में आ रहे हैं, और दूसरे किस में आ रहे हैं, दूसरे जो है वो आपके वर्सली में आ रहे हैं, राइट, एक आपके एग्जेटर में आ रहे हैं और दूसरे कहाँ, वुल्फ वाला वुल्फ नहीं होगा, ये यू होगा, राइट। एक तो आपके वो वर्सली में आ रहे हैं और एक कहाँ आ रहे हैं, एक आपके वो एग्जिटर, यानी दोनों में ही ये फॉल कर रहे हैं। इनके वर्क की बात कर ली जाए ना, तो तीन चार वर्क जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो फेट ऑफ अपोस्टल, दूसरा यूलियाना। अभी हम लोगों ने दो तीन वर्क का नाम देखा था। एलेन का नाम हमने सुना ना, जो हेलेना के लाइफ के ऊपर था, राइट। एलेन का नाम हमने देखा, वो किन्होंने लिखा है, वो किने वुल्फ ने लिखा है, राइट, वो किन्होंने लिखा है, वो किने वुल्फ ने लिखा है। इसके अलावा यूलियाना का भी हम लोगों ने देखा, फेट ऑफ अपोस्टल भी देखा, राइट, फेट ऑफ अपोस्टल भी हम लोगों ने देखा। ये किन्होंने लिखा है, ये इन्होंने ही तो लिखा है, फेट ऑफ अपोस्टल, राइट। और एक और वर्क है जो कि इनके द्वारा लिखा गया है, जो कि इस कैटेगरी में फॉल करता है, वो क्या है, वो आपका क्राइस्ट द सेकेंड, राइट। जैसा नाम है वैसा ही सबका लगभग जो है वो काम आपको देखने को मिलेगा, यानी रिलीजियस चीजें हैं, सेन के लाइफ के ऊपर बेस्ड है, यही सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। सो अनदर राइटर अपार्ट फ्रॉम योर कैडमन, जिनका हिम जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू हैव किनेविल्फ, जिनका क्या है, एलेन, यूलियाना, क्राइस्ट द सेकेंड, फिर आपका फेट ऑफ अपोस्टल, ये सारे कुछ कुछ वर्क है दैट यू नीड टू कीप इट इन योर माइंड। नाउ मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि भाई मैं आपको क्या दूंगी, मैं आपको जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ द डे दूंगी, राइट, मैं आपको क्या दूंगी, मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ द डे दूंगी। कोई मुझे याद भी नहीं दिलाया। आज हम लोग क्या करेंगे ना, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में एक पिरामिड को समझेंगे। अब इतना भाई एंशंट एंशंट चल रहा है, भाई पिरामिड तो लाना ही चाहिए, है ना, पिरामिड तो लाना ही चाहिए। बट ये वो रोम वाला पिरामिड, हमारे यहाँ पे इजिप्ट इजिप्ट वाला पिरामिड नहीं है, बल्कि ये हमारा लिटरेचर रिलेटेड जो है वो पिरामिड है। और इस पिरामिड को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेटेक पिरामिड, राइट, फ्राइटेक, फ्रेटेक नहीं, फ्राइटेक पिरामिड, कभी नाम सुना है? 5 कंपोनेंट होते हैं, जो कि क्या करता है, जो कि प्लॉट को बनाता है। कभी नाम सुना है आपने अपने ग्रेजुएशन में इस चीज का? इसको हम लोग क्यों बोलते हैं फ्रेटेक पिरामिड, क्योंकि इसको देने वाले कौन थे, गुस्ताव फ्रेटेक जो है, उन्होंने ये इस चीज को दिया था। किन्होंने दिया था? गुस्ताव फ्रेटेक जो है, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, राइट। इसमें 5 इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, 5 इंपॉर्टेंट आपको कंपोनेंट देखने को मिलेगा। राइट, 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा। अब ये 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारा क्या क्या बन जाता है? कभी नाम सुना है किसी ने? एनीवन एवर हर्ड ऑफ इट? एनीवन एवर हर्ड ऑफ इट?
अच्छा, आई कैन चेंज द वे आई एम राइटिंग। ओके ठीक है, थोड़ा मैं नॉर्मल में इसको लिखती हूँ। ठीक है पवन, मैं थोड़ा नॉर्मल लिखती हूँ। हाँ हाँ हाँ, चलो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, एक पिरामिड बनाते हैं। ठीक है, एक पिरामिड हम लोग बनाते हैं। इसका एक क्या हो जाता है, इधर वाला और इधर वाला क्या होता है, यहां से शुरू होता है, राइट, यहां से शुरू होता है और खत्म कहां होता है, खत्म यहां पे होता है। ये सेम चीज है प्लॉट में। कोई भी कहानी शुरू होती है तो कोई कहानी क्या होती है, धीरे 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 शुरू होती है, फिर आपको पीक पे लेके जाता है ना, एकदम हिल पे लेके जाता है, फिर वो धीरे 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 कहानी जो है वो उतरती है और फिर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट जो है किन्होंने दिया था, हमारे गुस्ताव फ्रेटैग ने दिया था ना। गुस्ताव फ्रेटैग ने जब ये दिया था तो उन्होंने बोला था कि कोई भी कहानी जो है वो शुरू होती है बेस से, और बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस को हम लोग राइजिंग एक्शन बोलते हैं, सॉरी इंट्रोडक्शन बोलते हैं, राइट क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन। यानी कहानी जब शुरू होगी तो आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा कि भाई ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, इसका ये क्वालिटी है। जैसे आपका क्या होता है, रामायण हुआ, रामायण शुरू हुआ तो रामायण में शुरू में ना राम के बारे में, जो हमारे मेन कैरेक्टर है लॉर्ड राम, राइट, तो उनके बारे में जो है वो कहानी बताई जाती है, उनका क्या क्या ग्रैंड नेचर है उसके बारे में बताया जाता है, उन्होंने क्या क्या किया है, वो किस तरीके से एक गुड सन है, किस तरीके से एक गुड हस्बैंड है, किस तरीके से एक गुड प्रिंस है और होने वाले किंग है। ये सारा चीज आपको देखने को मिलेगा कैंटो 1 ही में आपको मिल जाता है, बालकांड के कैंटो 1 में ही। यानी यहाँ पे क्या है, इंट्रोडक्शन दी जाती है, कहानी क्या होने वाली है, क्या कैरेक्टर है, कैरेक्टर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या उसका नेचर है, वो देखने को मिलेगा। फिर कहानी जब शुरू होती है तो धीरे धीरे एक्शन बढ़ेगा ही ना, राइट, धीरे धीरे क्या होगा, राइजिंग एक्शन, धीरे धीरे क्या होगा, राइजिंग एक्शन, यानी एक्शन जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, धीरे धीरे कहानी बढ़ेगी और उसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, राइजिंग एक्शन। फिर क्या होता है, फिर आपका क्लाइमेक्स आता है, फिर क्या होता है, आपका क्या होता है, फिर आपका क्लाइमेक्स जो है वो आता है, वो निकल कर आता है आपके कहानी में। फिर क्लाइमेक्स हो गया तो क्लाइमेक्स के बाद क्या आता है, अगर एक्शन जो है वो राइज किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्शन फॉल भी तो करेगा, है ना, एक्शन जो है वो क्या करेगा, फॉल भी तो करेगा। जैसे एक सिंपल लेते हैं, हैमलेट सभी ने पढ़ा है, ठीक, हैमलेट की अगर पढ़ा नहीं है तो हो सके आपने मूवी देख रखी हो हैदर, राइट, एंड एट द सेम टाइम, या फिर अगर आपने मूवी नहीं देखी, समरी कहीं ना कहीं से आपको पता होगा। इंट्रोडक्शन क्या होता है, जब हमें पता चलता है कि भाई ये कैरेक्टर है और हैमलेट के किंग हैमलेट की डेथ हो जाती है और उसका बेटा बाहर कहीं था, वो घर आता है, और इंट्रोडक्शन, हमें एक जनरल इंट्रोडक्शन मिला कि किसी की डेथ हुई है और ये कहानी है। राइजिंग एक्शन कब होता है, जब बच्चा हैमलेट आता है और उसको लगता है कि भाई वो मतलब कि हैमलेट आता है और उसको लगता है कि भाई मेरे पिता का डेथ हो गया और मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने जो है वो शादी कर ली, मेरे ही अंकल क्लॉडियस से मम्मी ने जो है वो शादी कर ली। ये धीरे धीरे एक्शन को क्या करता है, एक्शन को बढ़ाता है, और फिर वो घोस्ट से मिलता है और घोस्ट क्या करता है, घोस्ट बताता है कि ओ मेरे ही भाई ने मुझे मारा, यानी तुम्हारा चाचा जो है वो क्लॉडियस, उसने ही मारा। फिर क्या करता है, फिर ये परफॉर्म कराता है प्ले कॉल्ड द माउस ट्रैप प्ले। माउस ट्रैप प्ले जब हैमलेट परफॉर्म कराता है वो क्लाइमेक्स होता है, क्योंकि वो सामने से अपने अंकल का रिएक्शन देख रहा होता है और उससे क्या होता है, उससे उसको पता चल जाता है कि हाँ वो घोस्ट जो थे ना मेरे पापा के, वो सही बोल रहे थे, इसने ही मारा है, वो क्लाइमेक्स हो गया। फॉलिंग एक्शन तब होता है बच्चा जब वो डिले पे डिले पे डिले किए जा रहे, उसको उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपने अंकल को मारे या अपने अंकल को प्रूफ कर दे कि भाई इसने जो है वो क्या किया, इसने मेरे अंकल को मारा है, उसको बहुत सारे ऐसा मिल रहा था मौका, लेकिन वो डिले पे अच्छा वो अभी प्रेयर कर रहे हैं तो उनको नहीं मारेंगे, अभी वो यहाँ है मेरे मम्मी के साथ है, तो वो डिले पे डिले किए जा रहा था, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से फॉलिंग एक्शन होता है। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में या तो कैटेस्ट्रॉफी होगा या तो डिनोमा होगा। डिनोमा क्या होता है, डिनोमा में जब चीजें सेटल हो जाती है, और कैटेस्ट्रॉफी क्या होती है, कैटेस्ट्रॉफी जो है वो तब जब चीजें जो है वो प्रॉपर एंड नहीं होती है, और कैटेस्ट्रॉफी आपको किसमें देखने को मिलेगा, ट्रेजेडी में। और डिनोमा जो है वो किसमें देखने को मिलेगा, डिनोमा जो है वो आपको कॉमेडी में देखने को मिलेगा, राइट, या तो आपका क्या होगा, या तो आपका डिनोमा होगा, नहीं तो आपका क्या होगा, नहीं तो आपका कैटेस्ट्रॉफी होगा। अगर डिनोमा हुआ बच्चे, डिनोमा हुआ तो समझ जाना डिनोमा का मतलब ही क्या होता है। डिनोमा का मतलब होता है कि भाई सारी चीजें जो है वो सेटल हो रही है, क्या हो रही है, सारी चीजें जो है वो सेटल हो नहीं रही है, एक्चुअली सेटल हो चुकी है। और कैटेस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है कि इमोशन रिलीज हुआ है भाई, चीजें जो है वो हमारी तरीके से प्रॉपर वे में एंड नहीं हुई है, राइट, हमारी तरीके से जो है वो प्रॉपर वे में एंड नहीं हुई है।
टेनोमा एंड कैटेस्ट्रॉफी। एंड कैटेस्ट्रॉफी, आई गेस यहाँ पे ओ ही होगा, ई नहीं होगा, ये ओ होगा। डिनोमा, ठीक है। डिनोमा मतलब सब कुछ सेटल वेटल हो गया। ये कॉमेडी में आपको देखने को मिलेगा कि भाई कितना भी ऊपर नीचे हुआ गया, सब सेटल हो गया, तो वो कॉमेडी हो गया। और कैटेस्ट्रॉफी किधर आपको मिलता है? ट्रेजेडी में मिलता है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। वेरी गुड। सबने ये लगभग पढ़ा होगा, लेकिन किसी को एग्जैक्टली पता नहीं होगा कि भाई ये इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को ही हम लोग फ्रेटैग पिरामिड बोलते हैं, जो कि क्या करता है, जो कि प्लॉट को डिफाइन बोलता है। और ये हो गया ना आपका 5 कंपोनेंट, 1 2 3 4 5, राइट। 5 कंपोनेंट। एंडिंग के हिसाब से अब आपको पता चलेगा कि भाई ये ट्रेजेडी है कि ये कॉमेडी है। इज इट क्लियर? आज का क्लास क्लियर हो गया? ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ द डे आपका क्लियर होगा, बल्कि आपको क्या करना है, आपको ये भी बताना है कि मैंने जो भी आज आपको ओल्ड इंग्लिश वगैरह से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट बताया है, क्या वो क्लियर है आपके लिए कि नहीं। इज इट क्लियर? क्लास क्या आपके लिए सही था, फ्रूटफुल था? क्या क्लास आपके लिए सही था, फ्रूटफुल था? यस। अगर फ्रूटफुल है तो आप क्या करोगे, आज का होमवर्क मैं आपके लिए बस, क्योंकि आज हमारा पहला क्लास है, राइट, पहला, आज आपके लिए इन्फॉर्मेशन आपको काफी ज्यादा गेन करना पड़ा, राइट। बियोवुल्फ हो गया, मतलब जितने भी 4 मेन्यू स्क्रिप्ट है, हिस्ट्री गेन करना पड़ गया। होमवर्क में आपको आज कोई एक स्पेसिफिक होमवर्क नहीं दे रही हूं, बट मैं ये बोल रही हूं आपको कि आपने क्या करना है, ये सारी चीजें जो है वो रिवाइज करना है, ताकि मैं कल का जो क्वेश्चन करूं, राइट, कल का मैं जो क्वेश्चन करूं आपका रिवीजन रिलेटेड, यानी आज का जो है, आज का भी मैंने जो पढ़ाया है, अगर मैं वो कल आपसे पूछती हूं तो आप वो चीज मुझे बताओगे। अच्छा ठीक है, वैष्णवी ने एक बोला ना कि मैम व्हाट अबाउट सर ग्वेन एंड ग्रीन नाइट। ठीक है, आप मुझे बताना, ये वैष्णवी ने अब ये होमवर्क दे दिया, सर ग्वेन एंड ग्रीन नाइट, ये क्या है, ये आप पता करके आओगे। और कल नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या करूंगी, मैं आपको जो है वो इसके बारे में डिस्कशन होगा इस पे हमारा अच्छे तरीके से। सर ग्वेन एंड ग्रीन नाइट जो है आप उस पे पढ़ के आना और हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज का भी जो क्लास है वो सारी चीजें भी आप पढ़ के आना। इट वॉज फ्रूटफुल बट टफ, आई नो, राइट, इट इज टफ, इट इज टफ एंड यू विल हैव टू गो विद इट, राइट बच्चे। अभी तो चीजें शुरू ही हुई है, अभी तो चीजें शुरू ही हुई है, अभी आपका चीजें टफ और होना बाकी है थोड़ा। ओल्ड इंग्लिश, आई नो, ओल्ड इंग्लिश इसलिए भी टफ होता है ना क्योंकि आपको हिस्ट्री भी ग्रास्प करनी है, आपको कुछ कुछ टेक्स्ट का नाम भी याद रखना है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ ऐसे टेक्स्ट है जो कि निकल के आ रहा है, उसका नाम पहली बार ही आपने सुना होगा, आई एम फॉर श्योर। बट आने वाले एजेस में कुछ कुछ क्या बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट है जिसका समरी भी आपको हो सके पता होगा, क्योंकि आपके ग्रेजुएशन के सिलेबस में होगा। उस राइटर को भी हो सके आप पहले से जानते हो, फिर उसकी वो टेक्स्ट को भी आप आपने उस टेक्स्ट का नाम सुना होगा। तो ये आने वाले क्लास में धीरे धीरे चीजें जो है वो इजी हो जाएगी, लेकिन अब ये आदत अब आप डाल लो, राइट, आदत जो है अब वो आप डाल लो। इज इट ओके? अगर नहीं नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, रिवीजन है ना, हम अभी तो जर्नी शुरू की है, कोई भी जर्नी शुरू होती है ना तो थोड़ा डर लगता है यार कैसा होगा, एक्साइटमेंट तो होता है ना, लेकिन थोड़ा डर भी लगता है कि यार कैसा होगा कैसा नहीं होगा, है ना। बस से जा रहे तो थोड़ा डर लगता है कि भाई लंबा जर्नी है, 4-5 घंटे का जर्नी है ना, 6-7 महीने का है, तो हम मान के चलो 6-7 घंटे का जर्नी है, तो कहीं ये जर्नी में हमें मुझे उल्टी ना आ जाए या फिर मैं बोरिंग ना फील करूं, है ना, मैं बोरिंग ना फील करूं, ऐसा नहीं आपको लगना चाहिए। ओके, वो कट कर दीजिएगा, कमेंट देखेंगे।
Okay, then we are ending this class for right now. Tomorrow we will do what? Tomorrow we'll do Middle English, right? Middle English actually चौसर वाला ही पीरियड है ना? चौसर और चौसर के कंटेम्प्रेरी को हम लोग देखेंगे. How long it will take time to be uploaded the PDFs? I don't think it take too long, right? Maybe वो आपका 10 मिनट के बाद आप आ जाएगा, 10 मिनट के बाद आप देख लेना, या फिर क्लास के हो सके तुरंत एंड के बाद आपको दिख जाएगा, राइट? आप एक बार ही चेक कर लेना 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के अंदर वो जनरली पीडीएफ जो है वो अपलोड हो जाती है. चलो, till then take care of yourself, enjoy literature, don't forget to revise each and everything that I have told you. समरी अगर बात कर ली जाए तो समरी क्या हुआ कि पहले केल्ट थे, केल्ट के ऊपर रोम आए, रोम चले गए, क्यों? क्योंकि पिट्स थे. फिर पिट्स को भाई पिट्स से लड़ने के लिए एंग्लो सैक्सन जूट को बुलाया गया. एंग्लो सैक्सन जो है वो काफी ज्यादा हावी हो गए, वो केल्स को ही बोले भाई टट्टा बाय बाय, चलिए आप निकलिए. और केल्स आए तो अब इसी की वजह से वो क्या हो गया कि सॉरी एंग्लो एंड सैक्सन आए तो अब उसको क्या बोला जाने लगा, हमारे ब्रिटेन को अब ब्रिटेन ना बोलकर क्या बोला जाने लग गया, इंग्लैंड बोला गया, यानी लैंड ऑफ एंजल्स, राइट? फिर उसके बाद क्या आपका 4 पार्ट में मैन्यूस्क्रिप्ट हो गई. सबसे इंपॉर्टेंट अगर ओल्ड इंग्लिश में ही पूरा सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है तो वो क्या टेक्स्ट है आपका? बियोवुल्फ है. किस तरीके से बियोवुल्फ जो है वो मॉन्स्टर से लड़ता है एंड लास्ट में उसकी किस तरीके से डेथ हो जाती है. सबसे इंपॉर्टेंट थीम आपको देखने को मिलेगा, बाइबल रिलेटेड थीम है, हैगियोग्राफी है, इन द सेंस दैट कि सेंट के लाइफ से रिलेटेड आपको चीजें देखने को मिलेगी. बाइबल की ही कुछ इवेंट का रीटेलिंग किया गया है. क्रिश्चियनिटी के बारे में, मोरालिटी और क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस किया गया तो क्रिश्चियनिटी एंड मोरालिटी के बारे में. बिब्लिकल पोइट्री क्या है बच्चे कि कोई भी बाइबल का इवेंट उठाया गया है या बाइबल के इवेंट से इंस्पायर होके क्या किया गया है, वो राइटर ने एक पोएम लिखा है. जैसे एक सिंपल वे हम लोग देखते हैं पैराडाइज लॉस्ट, वो क्या है? बिब्लिकल है, राइट? वो बिब्लिकल है. बिब्लिकल क्यों है कि वो पूरा बाइबल का कहानी, एडम, ईव, गॉड और सेटन, ये पूरा कहानी जो है वो क्या किया गया है, उसको लिखा गया है वर्ड्स के फॉर्म में. तो इसी चीज को हम लोग बिब्लिकल पोइट्री, यानी बाइबल से इंस्पायर्ड होके, बाइबल की कहानी से इंस्पायर्ड होके, बाइबल के कैरेक्टर्स से इंस्पायर्ड होके, या फिर उसके कैरेक्टर्स के रीटेलिंग करेंगे और पोइट्री हम लोग लिखेंगे तो बिब्लिकल पोइट्री हो गया. ये सारी चीजें. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, रिवाइज, एंजॉय लिटरेचर एंड आई विल सी यू टुमारो. कल हमारी वाईटी पे तो क्लास नहीं है लेकिन हमारी बैच पे कल क्लास है 3 बजे, राइट? 3 बजे. बाय बाय.